नमस्कार सर। नमस्कार भैया, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हमें आपके यूनिट पे विजिट करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं सर। धन्यवाद भैया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। सबसे पहले सर एक परिचय दें हमारे जो व्यूवर्स हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम उत्कर्ष त्यागी है। मैं सजग ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। हमारा फार्म मेरठ में गढ़ रोड पर ग्राम किना नगर में स्थित है। पिछले करीब 25 वर्षों से हम केचुआ पालन का कार्य कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, हमारा मधुमक्खी का भी काम है और साथ में अभी हमने लैब भी एस्टैब्लिश करी है जिसमें हम किसान भाइयों के लिए फ्री में सॉइल टेस्टिंग और फर्टिलाइज़र टेस्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये जो यूनिट है बहुत ज़्यादा फेवरेट यूनिट है मेरी, क्योंकि इसमें जो पूरा वेल मेंटेन एकदम सेटअप किया हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन है। क्या क्या यूनिट पे इनकी होता है, किस तरह से लोग काम करते हैं, तो सबसे पहले हम एक टूर इसका कराते हैं। सर रिक्वेस्ट है, सबसे पहले एक छोटा सा एक टूर कराइए। आइए चलते हैं फार्म टूर पर। सर कितना एरिया, अगर एरिया की बात करेंगे? ये एरिया करीब हमारा 3 एकड़ का एरिया है। इसमें हमारे अराउंड 400 बेड्स यहाँ पे हैं जी। बाकी मेरठ में 2 यूनिट और हैं हमारी, एक भटीपुरा में है, एक अंकलखेड़ा में है। टोटल प्रोडक्शन मंथली हमारी ऑन एन एवरेज 500 से 550 टन आ जाती है। यहाँ पे हमने जो बेड्स लगाए हुए हैं ये विंड्रो मेथड के हैं। बेसिकली 4 लेन्स हैं हमारी। कुछ बेड हमने HDPE प्रोपलीन बेड के भी लगाए हुए हैं, जो ग्रीन बेड होते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा। तो ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हैं। जो भाई हमारे यहाँ आते हैं कि उनकी कईयों की इच्छा होती है कि जाने कि ग्रीन बेड्स किस तरीके से काम करते हैं, तो ये उनके लिए है। बाकी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बी बॉक्सेस हमारे फार्म पे यहाँ रखे हुए हैं। बाकी 4 जगह से हम अपना बी कीपिंग अपनी कर रहे हैं। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने जो काफ़ी बड़ा चौड़ा यहाँ पे रास्ता आपने छोड़ा हुआ है, और एक रास्ता ये है, एक वो है। थोड़ा इतना बड़ा क्या रीज़न रहा सर इसको छोड़ने का? देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे एसेंशियल चीज़ ये है कि आपको अपनी कॉस्टिंग मिनिमम रखनी है। अब पहली कॉस्ट आपकी कहाँ आती है? पहली कॉस्ट आती है आपकी बेड मेकिंग में। हमारा ये रास्ता छोड़ने का रीज़न ये रहा है कि जो बेड हमारा बने उस बेड के लिए गोबर कहीं से उठा के ना लाना पड़े, वो गोबर बेड के आगे आके गिरे। जैसे कि आप देख रहे होंगे वहाँ आगे बेड्स के आगे ही जस्ट गोबर गिरा हुआ है, जिससे जो लेबर बेड बना रही है वो वहीं से गोबर उठाए और बेड में डाले। उससे हमारी बेड मेकिंग कॉस्ट कम होती है, नंबर 1। दूसरा, अब जैसे गाड़ी लोड होने के लिए आई हुई है, हमारा माल जा रहा है लखनऊ, तो अब इसकी लोडिंग के लिए अगर रास्ता नहीं होगा तो लोडिंग होगी बाहर से, उसके लिए फिर लेबर एक्स्ट्रा लगेगी। तो लेबर कॉस्ट मेंटेन करने के लिए इट इज़ एसेंशियल कि लैंड को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि कॉस्टिंग हमारी इफेक्टिव। तो ये जरूर ध्यान रखें यूनिट लगाते हुए कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल जहाँ बैठे हैं उनके पास तक जाए, ताकि लेबर कॉस्ट बचे, टाइम बचे। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हमारी छनाई जिस एरिया में होती है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बेसिकली हमारा छनाई का एरिया है। ये छनाई मशीन है। ये छनाई मशीन जो हमारी है करीब 10 टन माल दिन में छान देती है। अब इस एरिया का पर्पस ये सेंटर ऑफ द यूनिट में, सेंटर में है फार्म के। इसका रीज़न यही है कि हर जगह से जो माल उतर के आता है छनाई के लिए वो एक जगह मिड पॉइंट पे आए, वहीं पे छनाई हो, यहीं से पैकेजिंग होगी और यहीं से हमारी गाड़ी की लोडिंग हो। ये सारे प्रोसेस इसलिए ध्यान में रखे गए हैं ताकि हमारी कॉस्टिंग कम से कम आए। दूसरा सर, आपने हनी बी के बॉक्स यहाँ पे क्यों लगाए हैं, क्या रीज़न है? कोई इससे एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं या कर सकते हैं? बी कीपिंग हमारा एक अलग प्रोजेक्ट है। हमारी अपनी अपीयरी भी है 350 बॉक्सेस की। अराउंड 100 बॉक्सेस हमारे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जहाँ पे हम हिमालयन मल्टीफ्लोरा शहद वहाँ से लेते हैं। कश्मीर हमारे बॉक्सेस जाते हैं, वहाँ से कश्मीर अकेशिया। चित्तौड़गढ़ हमारे बॉक्सेस जाते हैं, वहाँ से हम अजवाइन प्रोक्योर करते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में से सनफ्लावर और मस्टर्ड हनी भी हम लेते हैं। तो कुछ बॉक्सेस यहाँ हमने अपने फार्म पे रखे हुए हैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, और बेसिकली इनमें अभी कॉलोनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम, और इससे एक्सपेंशन करेंगे। सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे नंबरिंग आपने किया हुआ है बेड पे। हाँ जी, मतलब पूरे हर बेड पे आपने नंबरिंग किया हुआ है। सर पर्पस क्या है सर? रवि जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे ज़रूरी है आपका मैनेजमेंट ना खाली लेबर का बट मैनेजमेंट आपके बेड्स का भी। अब ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं ये मात्र नंबर्स नहीं है, एक्सेल में हमने डेटा मेंटेन करा हुआ है कि हमारे बेड्स में क्या चल रहा है। अब सपोज़ आप ये माने कि 35 नंबर का बेड अगर आज बना है तो ये डेटा एंटर हो जाएगा। जिस दिन इस पर पानी चलेगा वो डेटा एंटर होगा। जब इसमें से सेग्रीगेशन होगा कंपोस्ट का, कितना सेग्रीगेशन हुआ वो डेटा एंटर होगा। क्योंकि
जितने नंबर ऑफ़ बेड्स हमारे हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि हर एक बेड को रोज़ चेक करा जाए। अगर डेटा रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, तो हम उसको कभी भी चेक कर सकते हैं कि किस बेड की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो सर जैसे आपका पुश्तैनी काम है, डैडी ने आगे बढ़ाया, मदर ने बढ़ाया, फिर डैडी ने बढ़ाया, आप भी इसमें जुड़े, तो आपको ऐसा क्या लगा वर्मी कंपोस्ट में कि मेरे को भी यही करना चाहिए? बिकॉज आप इंजीनियर, आपने करे, एजुकेटेड भी, आप वेल एजुकेटेड हैं जी। तो क्यों आप इससे जुड़े सर? एग्रीकल्चर की फील्ड में स्कोप बहुत है। देखिए, कोई भी काम आप करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसमें स्कोप कितना है। सब ये बात करते हैं कि भाई नया बिजनेस कर रहे हैं तो भाई क्या स्कोप है। तो एज फार एज स्कोप इज कंसर्न, तो एग्रीकल्चर में एक नई विचारधारा के साथ में अगर काम किया जाए तो बहुत स्कोप है। अगर आप देखेंगे कोरोना काल में अगर किसी भी फील्ड में, किसी सेक्टर में 35% की अगर बढ़ोतरी हुई है तो एग्रीकल्चर फील्ड ही है। तो इट वुड हैव बीन स्टूपिड ऑफ मी कि मैं ये कार्य ना करूं और मैं इसकी जगह कुछ और करूं। जो मुझे पसंद है मैं वो काम कर रहा हूं, और इस फील्ड में भी हम अपनी कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं, नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। काफ़ी नए प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हम काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं। मेथड कौन सा है सर आपके यहाँ पर ये जिससे आप कर रहे हैं? ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं ये विंडरो मेथड है। टारगेट और एम हमारा रहता है कि हमारा खर्चा कम से कम हो, इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा है। आप अपर पिट मेथड बनाएंगे, उसमें आपको सीमेंटेड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, एरेशन की प्रॉब्लम रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज़्यादा है। आप डीप पिट में काम करेंगे, डीप पिट में भी आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, एरेशन की प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है। आप HDPE प्रोपलीन बेड, जो ग्रीन बेड, वर्मी बेड होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं बट नॉट कमर्शियली। प्रॉफिट कितना हो जाता है सर आपको इससे? अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 70% हमारा जो सप्लाई जाती है वो जाती है रूरल एरिया में और 30% सप्लाई जाती है हमारी अर्बन एरिया में। प्रॉफिट मार्जिन दोनों में बराबर रहता है। वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो हमारी सर्विसेज हैं, आपको ट्रेन करने की, वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसल्टेंसी, यूनिट एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बी कीपिंग, अपीयरी, इन सबको अगर ऐड करें हम तो हमारी कंपनी का टर्नओवर करीब 3 to 3.5 to 4 करोड़। अर्थवॉर्म की बात करें, कौन सा क्वालिटी का आपके पास अर्थवॉर्म है सर? बहुत से सज्जन, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी वैरायटी आप यूज़ करते हैं। तो देखिए, मुख्य तौर पे आपको मार्केट में सब यही बोलते हैं जी आइसेनिया फेटिडा इस्तेमाल करते हैं। बट कभी आपने जानने की चेष्टा करी कि आइसेनिया फेटिडा ही क्यों, या आइसेनिया फेटिडा होता क्या है? तो बेसिकली केचुए की 4500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। मुख्य तौर पे 3 मोटी स्पीशी आती हैं, जिसमें आपका आइसेनिया फेटिडा आता है एपिजेइक स्पीशी में। एपिजेइक में आपकी 3 और होती हैं, आइसेनिया फेटिडा, यूड्रिलस यूजिनी, पेरियोनिक्स एक्स्ट्रावेइकस। पेरियोनिक्स एक्स्ट्रावेइकस जिसको हम जयगोपाल भी कहते हैं, यूड्रिलस यूजिनी जो हमारा अफ्रीकन नाइट क्रॉलर के नाम से भी जाना जाता है, और आइसेनिया फेटिडा जो हमारा रेड वॉर्म, टाइगर वॉर्म या ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के नाम से जाना जाता है। एक केचुए से आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए अंडा ज़्यादा दे, खाद ज़्यादा बनाए, टेम्परेचर वेरिएशन में बेहतर रह पाए और आपको खुश रखे। ये सारी चीज़ें आपको एक आइसेनिया फेटिडा में बेहतर मिलती है। सर जो नया युवा है वो काम तो करना चाहता है लेकिन डरता है मार्केट कैसे बनाए, अपनी कहाँ बेचें, तो थोड़ा सजेशन दो, कैसे अपने मार्केट बनाएं, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करें? नए युवाओं के लिए और जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, आप कोई भी व्यवसाय करें, आप वर्मी कंपोस्टिंग करें, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, आप कुछ भी करें A to Z, आप पहले उस फील्ड में घुस के उसके बारे में जानकारी लें, उसकी बारीकियों को समझें, क्योंकि हर काम में बहुत बारीकियां निर्भर करती हैं कि आपकी रिटर्न्स कैसे आएंगी, आपका बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं। केचुए का काम इतना आसान नहीं है कि बस आपने गोबर डाला, केचुआ डाला, केचुए ने खाद तैयार करी और आपने खाद बेच दी। हर काम की बारीकियां होती हैं। आपको मार्केट करने के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि केचुए की खाद करती क्या है। जब तक आप, मान लीजिए अगर आप मेरे पास आए प्रवेश भाई, आप मेरे को बोले कि ये खाद मैं बनाता हूँ, आप ये खाद खरीदे, मैं आपसे पूछूंगा ये खाद करेगी क्या, मुझे फ़ायदा क्या है, खाद लगाऊं कैसे, कितनी लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कब लगाऊं, क्यों लगाऊं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, आपके घर पे कितने की तैयार पड़ी है वो खाद, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सर आपके यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं दूर दराज से, क्या एक्टिविटी चल रही है सर, थोड़ा बताएं। आज आप बहुत ही बढ़िया मौका निकाल के आप आए हैं, थैंक यू सो मच। आज हमारे यहाँ IIFSR ICAR से टीम आई हुई है। ऑल ओवर इंडिया से स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं जो
एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एडवाइज़र के रूप में ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनका एक जो टॉपिक है वो वर्मी कंपोस्टिंग है। उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो आज हमारे यहाँ आए हैं। तो आप ट्रेनिंग वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं क्या सर? हमारे यहाँ ट्रेनिंग कंडक्ट होती है। वही मैं इस चीज़ की चर्चा कर रहा था कि जो मेरे भाई लोग हैं, जो युवा हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो एक बार चीज़ को जानें, समझें, उसे परखें कि वो आपके लिए है या नहीं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें। तो उसके लिए हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्टिंग की 0 to 100 मार्केट कैसे करना है, प्रोड्यूस कैसे करना है, इकोनॉमिक्स कैसे मेंटेन होगी, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या लाइसेंस, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, एक सारी ही चीज़ों का सामंजस्य बना के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। जी, मेरा नाम अजय मोहिते है। मैं महाराष्ट्र के जालना ज़िले में रेशम विकास अधिकारी करके काम करता हूँ। जी। तो सर कब से आप इस वर्मी कंपोस्ट से आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं सर के साथ में? मैं अमित त्यागी सर से 2008 साल में मिला था, यही फार्म पे, उनके फार्म में। जी। और जब मैंने उनका वो सब टेक्निक देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। किसानों के लिए ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि लगी कि इतने कम खर्चे में और इतने इजी सिस्टम से अगर वर्मी कंपोस्टिंग बनता है तो वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए मैंने अमित त्यागी सर को उधर महाराष्ट्र में बुलाया था, हमारे वर्क प्लेस पे औरंगाबाद में। वहाँ पे करीब से करीब मैंने 15 विलेजेस में फार्मर्स को ये करने के लिए प्रवृत्त किया था और उन्होंने वो बनाए थे। इसी सिस्टम से उन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग किया था। अमित सर ने उनको बहुत अच्छी तरह से और बहुत ईजिली सब समझाया था। मैं देख रहा हूँ जैसे एक बेड है सर, इसकी क्या लंबाई चौड़ाई होती है, क्या गणित है, कितने दिन में खाद बन के तैयार होती है, क्या लागत आती है, क्या इससे मुनाफा हो सकता है, वही ज़रा बीफ में बताएं सर। एक बेड निर्भर करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है। मोटे मोटे तौर पे हम मान के चलेंगे आज की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं 30 फुट बाई 4 फुट, 30 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई। अब इस बेड में 1500 किलो गोबर डला है, इसमें 72 ईंटें लगी हैं, 2.5 किलो पन्नी लगी है, 30 किलो केचुआ लगा है और इसको सारे काम को करने के लिए लेबर लगी है। टोटल कॉस्टिंग एक बेड की जब आप नया बेड बनाते हैं केचुआ लेके तो 10,500 रुपये पड़ती है, जिसमें आपकी ईंटें, प्लास्टिक, गोबर, केचुआ और लेबर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जितना गोबर आप इस्तेमाल करेंगे उसका 40% आपको खाद तैयार होके मिलेगी। अब कई सज्जन मेरे से पूछते हैं भाई बचा हुआ कहाँ गया? वो 60% वो नमी थी। जब आप गोबर लेते हैं तो गोबर में 70 से 75% नमी होती है। अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर FCO के अंतर्गत जो धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत हमारे को वर्मी कंपोस्ट में 15 से 25% मॉइस्चर मेंटेन करके रखना अनिवार्य है। तो वो मॉइस्चर जब कम करके हम लाते हैं तो 1500 किलो गोबर जो केचुआ खाता है उसका जो मल निकला और जो खाद तैयार हुई वो 40% रह जाती है, जो हमारे को 600 किलो मिलती है 1500 किलो को। दूसरा सर, किस तरह से कोई युवा इसको स्टार्ट कर सकता है, यानी कितने बेड से इसको स्टार्ट करना चाहिए? 20 बेड से करे या 2-4 बेड से पहले ट्रायल करे फिर उसके बाद बढ़ाए, किस तरह से कर सकता है? देखिए 2 तरीके से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। पहले तो आप अपना ये देखेंगे कि रिवर्स कैलकुलेशन मतलब कि मेरे पास मान लीजिए इतना बजट है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जितना भी बजट है आपका, 50,000 रुपये, आप उस बजट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से उसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा माध्यम हमारा ये है कि मान लीजिए मेरे पास फंड्स की समस्या नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 5 महीने बाद इस बिज़नेस में से इतना प्रॉफिट मैं निकालूं, तो उस प्रॉफिट को निकालने के लिए आज कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। किसी भी बिज़नेस को आप शुरुआत करते हैं तो उसमें एक टाइम लगता है ब्रेक इवन पॉइंट आने में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो है जो हमने खर्चा करा वो खर्चा तो वापस निकल गया, जो हमारी रनिंग कॉस्ट है वो हमारी आ रही है, अब प्रॉफिट मार्जिन हमारा शुरू होता है। जब हम 25 या 30 बेड लगाते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 5 से 6 महीने के अंतराल में आता है। अब ये मेरे भाइयों पे निर्भर करता है कि वो किस स्तर पे काम को शुरू करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पर एक लैब भी आपने इस्टेब्लिश की हुई है, ये क्यों करी है, क्या इसका मकसद है, क्या इससे बेनिफिट है? जी, हम अपना प्रोड्यूस जो हम कहते हैं कि हमारी क्वालिटी नंबर 1 है वर्मी कंपोस्ट की। किस माध्यम से हम ये बोल रहे हैं
कि हमारी क्वालिटी नंबर 1 है वर्मी कंपोस्ट की। तो उसको खुद चेक करने के लिए हमने लैब भी एस्टेब्लिश करी है, जिसमें हम अपनी वर्मी कंपोस्ट की टेस्टिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र टेस्टिंग करते हैं, पेस्टिसाइड की टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग हम करते हैं, वाटर टेस्टिंग करते हैं, और कमर्शियली भी जो भाई लोग, जो किसान या जो प्रोड्यूसर्स हमारे पास अपनी टेस्टिंग कराने आना चाहते हैं, उनकी भी हम टेस्टिंग करते हैं। आइए, मैं चाहूँगा एक बार मैं आपको लैब विज़िट करवाऊँ और दिखाऊँ कि हम कैसे लैब को मैनेज करते हैं, और मिलवाता हूँ हमारे जो कंसल्टेंट हैं नरेश जी। हम यहाँ पे इस समय ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, फंगीसाइड पे रिसर्च कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं ऐसा मेथड जिससे हम किसानों को और घरेलू क्षेत्रों में वो चीज़ दे पाएँ, एक पेस्टिसाइड और एक फंगीसाइड के माध्यम, जो ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, लोगों उसे यूज़ कर सकें, और ऐसा कीटनाशक हो जो कीट को मारे ना बल्कि उसको भगाए। बाकी थोड़ी चीज़ें आपको नरेश जी बताएंगे कि हम कैसे कैसे क्या करते हैं। हाँ, हमारे पास एक डिस्टिलेशन असेंबली है जिसमें हम नाइट्रोजन निकालते हैं, और ये स्टीरर है, मैग्नेटिक स्टीरर, ताकि जो हमारे कंपाउंड है वो आराम से डिजोल्व हो सके। ये हमारा वाटर में टर्बिडिटी निकालने का इंस्ट्रूमेंट है, और ये TDS मीटर है जो वाटर में TDS वगैरह पता करते हैं। ये कंडक्टिविटी है, वर्मी कंपोस्ट की कंडक्टिविटी जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो हम इससे करते हैं। ये हमारा pH मीटर है जी, जिससे हम वर्मी कंपोस्ट का एक % का सॉल्यूशन बना के उससे हम pH वो करते हैं। ये हमारी वेइंग मशीन है, यानी जो भी है ऑन द स्पॉट हाँ, यहाँ पता लग जाता है जी सर, कि जी सर। आपके जो प्रोडक्ट है उसमें क्या कमी है। जी सर। ये वेइंग बैलेंस है हमारा इलेक्ट्रॉनिक। ये डेसीकेटर है, इसमें हम वर्मी कंपोस्ट का जो मॉइस्चर है उसकी एनालिसिस करते हैं जी, ऑर्गेनिक कार्बन की एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और ये टाइट्रेमेटिक, ब्यूरेट और पिपेट स्टैंड वगैरह है जिसका हम टाइट्रेमेटिक एनालिसिस में यूज़ यानी करते हैं। कहीं ना कहीं इसका महत्व है। जी जी। और ये वाटर बाथ है, हीटिंग मेंटल है। ये हमारा फ्यूम मोड सेक्शन है ताकि फ्यूम्स बाहर ना आए, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। क्या खर्चा आया होगा सर इस लैब को सेटअप करने में? इसमें ऑलमोस्ट इसका खर्चा मिनिमम 10-15 लाख का मिनिमम खर्चा है सर। और जल्द ही हम फूड टेस्टिंग लैब में भी एंटर करेंगे। अभी हमने शहद का, मैंने आपको जैसे बताया कि अपियरी हमारी है, तो अभी हमने ये हैम्पर्स डिज़ाइन करे हैं जो स्पेसिफिकली हमने क्लाइंट्स की नीड के अकॉर्डिंग बनवाए थे। तो इसमें 4 वैरायटीज़ हम दे रहे हैं, अजवाइन, कश्मीरी अकेशिया, हिमालयन मल्टीफ्लोरा और सनफ्लावर। ये कुछ इस तरीके से हमारी पैकेजिंग इसमें रहती है। सो नाइस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने एक और प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है, बहुत बहुत सर मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और मैं ये चाहूँगा कि ये शहद आप लेके जाएं, टेस्ट करें और बताएं मुझे कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। और आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उन्होंने वीडियो एंजॉय करी होगी। और आपके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सर।